हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उपसह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की आयुपीएसी पद्धति, यानी कि जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उनका नामकरण जो है आप आयुपीएसी पद्धति में किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपको दो रूल सीखने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अगर दो नियम पता रहेंगे तो आपको आयुपीएसी नाम लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोग जो है इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सभी टॉपिक जो है यहाँ पर आपके कवर हो जाएं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक लिया गया है Fe, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है H2O का होल 6। इस प्रकार से ये दिया गया आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी कि गुरु कोष्ठक में, और इसके बाहर दिया गया है Cl3। एक तो इस प्रकार के उपसह संयोजक यौगिक हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों हम लोग साथ में लिखेंगे ताकि समझने में जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मान लीजिए दूसरा यहाँ पर जो यौगिक लिया गया है वो है यहाँ पर K4। इसके अलावा ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है Fe, इसके बाद Cn का होल 6। इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक उपसह संयोजक यौगिक आपको दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है Fe, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और इससे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु। इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा यहाँ पर ये जो H2O दिया गया है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है। तो इससे बोला जाता है लिगैंड। इससे बोलते हैं लिगैंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु है और कौन सा लिगैंड है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इसमें केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है लिगैंड, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। तो ये होता है लिगैंड। और यहाँ पर जो Fe यानी कि जो केंद्रीय परमाणु है, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो केंद्रीय परमाणु होता है ये अक्सर डी ब्लॉक का तत्व होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में जो है एक कक्षक खाली होता है, यानी कि उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए अक्सर याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके अलावा लिगैंड जो है इनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अधिक होता है, यानी कि एक एकाकी युग्म जो है यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु जो है ये हमेशा एक ही होगा, यानी कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय परमाणु हमेशा एक होगा, लेकिन लिगैंडों की संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु जो है ये हमेशा एक होता है, लेकिन लिगैंडों की संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको चेक क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि इस कोष्ठक के अंदर जो दिया गया है ये भाग, इसके अलावा जो इसके बाहर दिया गया है इस पर आवेश कितना है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप इस पर आवेश चेक करेंगे। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया Cl, तो Cl पर कैसा चार्ज होता है, Cl पर चार्ज होता है माइनस। Cl पर जो है कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितने Cl है, 3। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा -3। यहाँ पर जो है कितना चार्ज होगा, -3। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +3। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेश पता लगाना है कि इस गुरु कोष्ठक, इसके अलावा जो बाहर दिया गया इस पर आवेश क्या है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बाहर दिया गया है K, यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस। पोटेशियम पर कैसा आवेश होता है, पोटेशियम पर चार्ज होता है प्लस। यहाँ पर कितने पोटेशियम हैं, 4 हैं। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा आपका +4। कितना होगा, +4। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर -4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेश पता लगाना है।
याद रखिएगा यहाँ पर पहले आपको क्या पता लगाना है, आवेश, यानी कि इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया ये और इसके अलावा जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया ये, इसमें से कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। जब आपको आवेश पता चल जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया ये धनायन है और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया ये ऋणायन है। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया वो धनायन है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पर ऋणायन है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। तो इसमें पहला रूल क्या है, यहाँ पर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के अनुसार सबसे पहले आपको यही पता लगाना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। तो इसमें सबसे पहले हमेशा आपको धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जब भी IUPAC नाम लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे और धनायन के बाद यहाँ पर जो है इसमें ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहला रूल यहाँ पर यही है कि सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है इसमें भी पहला रूल आपका यही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे और धनायन के बाद हम लोग यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धनायन का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऋणायन का नाम लिखना है। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, दूसरा रूल क्या है, यानी कि रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो गुरु कोष्ठक दिया गया है उस पर कैसा आवेश है, यानी कि वो धनायन है या फिर ऋणायन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो गुरु कोष्ठक दिया गया है, गुरु कोष्ठक का मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इससे हम लोग बोलते हैं गुरु कोष्ठक, इससे बोला जाता है गुरु कोष्ठक या फिर आप बोल सकते हैं इसे बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो गुरु कोष्ठक होता है आपको ये चेक करना है इसमें धनायन दिया गया है या फिर ऋणायन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में गुरु कोष्ठक में आपको दिया गया है धनायन और जो दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गुरु कोष्ठक में आपको क्या दिया गया है, ऋणायन। यहाँ पर जो गुरु कोष्ठक है इसमें आपको दिया गया है ऋणायन। यहाँ पर ये है आपका गुरु कोष्ठक। तो इसमें यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है और इसमें यहाँ पर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है। तो अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है तो वहाँ पर IUPAC नाम लिखने का रूल अलग है और जहाँ पर ऋणायन दिया गया है गुरु कोष्ठक में वहाँ पर जो है IUPAC नाम लिखने का नियम अलग है। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया जाएगा तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर आपको नाम किस प्रकार से लिखना है। जो भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक है आपका, जो भी यहाँ पर आपका गुरु कोष्ठक है उसके अनुसार ध्यान दीजिए, सबसे पहले उसमें आपको लिगैंड का नाम लिखना है। सबसे पहले वहां पर आप लिगैंड का नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि जो भी लिगैंड का आप नाम लिखेंगे वो संख्या सहित लिखेंगे। लिगैंड का नाम लिखना है वो भी आपको यहाँ पर संख्या सहित, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। इसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है और वो भी यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु लिखा जाएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में रोमन अंकों में। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है रोमन में। इतना आपको ये लिखना है। उसके बाद हम लोग जो है फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको केवल ऋणायन का नाम लिखना है, संख्या नहीं बतानी है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर संख्या जो है आपको नहीं बतानी है, संख्या नहीं बतानी है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी गुरु कोष्ठक के अंदर धनायन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। उसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है ऑक्सीकरण संख्या सहित। उसके बाद आपको ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन वहां पर आपको संख्या नहीं बतानी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा रूल इसमें क्या है, अगर यहाँ पर गुरु कोष्ठक में आपको ऋणायन दिया गया है तो आप नाम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको धनायन का ही नाम लिखना है। जो गुरु कोष्ठक में दिया गया उससे मतलब नहीं, अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, धनायन का नाम। यहाँ पर आप लिखेंगे
धनायन का नाम, और यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं बतानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है उसमें जो है सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिगैंड का नाम लिखना है, लिगैंड का नाम, और यहाँ पर आपको संख्या भी बतानी है, तो आप लिख सकते हैं संख्या सहित। तो लिगैंड का नाम आप यहाँ पर संख्या सहित लिखेंगे, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम बताना है। फिर यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु का नाम, और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के साथ जो है ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी जाएगी रोमन अंकों में, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु दिया गया है, यहाँ पर जो है इसका नाम बदल जाएगा। केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो बदलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नाम किस प्रकार से बदलेगा ये अभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम भी बदलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है तो नाम लिखने के का रूल क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन अंकों में, फिर यहाँ पर आपको ऋणायन का नाम लिखना है और संख्या नहीं बतानी है। दूसरे में क्या रूल है, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, यानी कि जब ऋणायन यहाँ पर गुरु कोष्ठक में दिया जाएगा तब, उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो धनायन का नाम लिखना है यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं बतानी है, यहाँ पर जो है आपको संख्या नहीं बतानी है, इसमें आपको संख्या नहीं बतानी, लेकिन जो लिगैंड का नाम लिखा जाएगा वहाँ पर आपको संख्या बतानी है। इसके अलावा केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे और इसका नाम यहाँ पर बदला जाएगा, बदलेगा किस प्रकार से वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जो लिगैंड के नाम यूज़ करने हैं ये आपको याद करने होंगे। लिगैंड के नाम की जो लिस्ट है वो आपको बहुत जल्द जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ बेसिक लिगैंड हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होना चाहिए H2O, इससे बोला जाता है एक्वा। H2O इससे हम लोग बोलते हैं एक्वा, ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एक्वा। इसके अलावा होता है NH3, NH3 इससे बोला जाता है एमीन, ये आपके लिगैंड होते हैं। इसी प्रकार से होता है CO यानी कि कार्बोनिल, इसके अलावा NO यानी कि नाइट्रोसिल, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा CN माइनस इसे हम लोग बोलते हैं साइनो, इससे बोला जाता है साइनो। तो ये जो लिगैंड हैं इनके नाम आपको याद करने होंगे। तो अब ध्यान दीजिए आप नाम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है फिर ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर धनायन गुरु कोष्ठक में दिया गया है तो सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है और संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिगैंड का नाम लिखना है। ये आपका लिगैंड है H2O, इसका नाम अभी बताया गया, H2O का नाम क्या होता है एक्वा। तो यहाँ पर ये तो लिगैंड हो गया, इसका नाम है एक्वा। इसकी संख्या ध्यान दीजिए कितनी है, यहाँ पर 6, तो 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सा, 6 के लिए यूज किया जाता है हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा। इसके बाद लिगैंड का नाम, तो लिगैंड का नाम है एक्वा, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो केंद्रीय परमाणु है आपका Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आपको पहले भी बताया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप मान लीजिए कितनी है, X है। इसके अलावा ध्यान दीजिए H2O दिया गया है, ये एक उदासीन अणु है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0, कितने हैं 6, इसलिए गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 6। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये दिया गया Cl, इस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, कितने Cl है 3, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का 3 बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बराबर लिखेंगे और बराबर में कितना आएगा 0, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा x, इसके बाद प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 -3
बराबर 0, यानी कि जब ये इधर आएगा तो x बराबर इधर आने पर ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है Fe, इसे हम लोग बोलते हैं आयरन। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे आयरन, और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन में लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा 3rd। इस प्रकार से ये हो गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हेक्सा एक्वा, यानी कि लिगैंड का नाम हो गया संख्या सहित। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया और ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है Cl-, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि ऋणायन की संख्या नहीं बतानी, यानी कि इससे मतलब नहीं है आपको यहाँ पर Cl-। तो अब ध्यान दीजिए आपने इसके बारे में पढ़ा है NaCl के बारे में। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर आप यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो जो Cl- इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl- की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका IUPAC नाम आ जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे। तो ये यहाँ पर जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखेंगे, यानी कि ये जो दूसरा दिया गया है, तो अब आप इसका किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया धनायन का नेम लिखना है। तो धनायन यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम, और आपको इसकी संख्या नहीं बतानी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम। इस प्रकार से ये हो गया पोटेशियम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर गुरु कोष्ठक में आपको ऋणायन दिया गया, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है और यहाँ पर संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिगैंड क्या है, ये आपको दिया गया है Cn, इससे हम लोग बोलते हैं साइनो, ये भी आपको बताया गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लिखना है और संख्या क्या है यहाँ पर 6 के लिए भी आपको बताया गया क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पर आपको बताया गया कि केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है, वो भी ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो यहाँ पर Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अब आपको पता करना है। तो अब ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर है पोटेशियम, इस पर कितना चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगा +4। Fe इसकी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर +x। इसके बाद प्लस यहाँ पर Cn, इस पर -1 होता है, कितने हैं, 6 हैं, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे -1 × 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए इससे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 और यहाँ पर ये -6, इससे ये घटेगा तो x - 2 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर आ गई ऑक्सीकरण संख्या। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको बताया गया यहाँ पर कि नाम बदलेगा, यानी कि जो केंद्रीय परमाणु होता है इसका नाम बदल जाता है। कब, जब गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया जाता है। याद रखिएगा जब गुरु कोष्ठक पर ऋणायन होता है तो वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम बदल दिया जाता है, यानी कि उस केंद्रीय धातु आयन के नाम के आगे जो है हमेशा 8 जोड़ देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो होता है उसके नाम के आगे हमेशा वहाँ पर 8 लगा दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर Fe दिया गया है, तो इसके नाम में जब हम लोग आगे 8 जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा फेरेट, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है आपको रोमन में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड, इस प्रकार से, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर IUPAC नेम लिखेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको ये दोनों रूल जो है यहाँ पर याद रखने हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको चेक करना है कि धनायन और ऋणायन कौन सा है, उसमें से सबसे पहले आपको हमेशा धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखना है। अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है तो वहाँ पर पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के साथ, और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर संख्या नहीं बतानी है। लेकिन अगर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिख देना है, संख्या नहीं बतानी है,
उसके बाद आप लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो बदल जाएगा, यानी कि उसके नाम के आगे हमेशा 8 लग जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये रूल याद करने के लिए मैंने सारे नियम जो है यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे ही आप पढ़ेंगे वहाँ पर आप समझ लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला नियम क्या है, आयनों का नामकरण का क्रम। सबसे पहले यहाँ पर आयनिक संकुलों में पहले आप धनायन, फिर तत्पश्चात यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। यानी कि यही आपको बताया गया कि सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है आप ऋणायन का नाम लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए लिगैंडों का नाम। तो ऋणात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में हमेशा ओ आता है। जैसे अभी आपको बताया गया था CN-, ये एक ऋणात्मक लिगैंड है, तो इसे हम लोग लिखते हैं साइनो। क्या लिखा जाता है, साइनो। तो इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है, यहाँ पर ओ आता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि ऋणात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में ओ आता है, जैसे कि साइनो, क्लोराइडो, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उदासीन और धनात्मक लिगैंडों के नाम नहीं बदले जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि इसे साइनो कर दिया गया, उसी प्रकार से उदासीन और धनात्मक लिगैंडों के नाम जो है वो नहीं बदले जाते। जैसे कि H2O, इसके लिए हमेशा आप क्या प्रयोग करेंगे, एक्वा। इसके अलावा NH3, इसके लिए आप एमीन। इसके अलावा CO, इसके लिए कार्बोनिल यूज़ करेंगे। और NO के लिए आप यहाँ पर नाइट्रोसिल लिखेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, लिगैंडों का नामकरण का क्रम क्या है। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हों, अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो भी संकुल यानी कि जो भी उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय परमाणु तो एक ही होता है, लेकिन लिगैंड जो है एक से अधिक हो सकते हैं। तो अगर लिगैंड एक से अधिक उपस्थित होंगे तो उसको नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है कहीं पर के, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है PT, इसके बाद है BR का होल थ्राइस, फिर यहाँ पर है NH3, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो है आपका केंद्रीय परमाणु, ये यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु है। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों यहाँ पर लिगैंड हैं। तो अब की बार यहाँ पर जो है एक से अधिक लिगैंड हैं। तो जब भी एक से अधिक लिगैंड होंगे तो वहाँ पर इनका नाम लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर NH3 जो होता है इससे हम लोग बोलते हैं एमीन। NH3 को क्या बोला जाता है, एमीन बोला जाता है। यहाँ पर NH3 को एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इसका उच्चारण करते हैं आप एमीन, तो इसमें पहले क्या आता है, यहाँ पर ए आता है, एमीन का मतलब ए। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा है BR, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो। तो ब्रोमिडो में पहले क्या आता है आपका B, ब्रोमिडो में B और एमीन में A। तो इसका मतलब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आप इसे लिखेंगे, यानी कि NH3, इसका नामकरण पहले किया जाएगा, और ब्रोमिडो इसका नामकरण बाद में किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर जो है लिगैंड का नामकरण करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो पहले आएगा, जैसे कि एमीन का A, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आता है, इसलिए यहाँ पर एमीन जो है पहले लिखा जाएगा, इसके बाद ब्रोमिडो लिखा जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ अन्य नियम भी जो आपको बताए गए। लिगैंडों की संख्या का विवरण, यानी कि यदि संकुल से जुड़े लिगैंड सरल हैं, जैसे कि क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या जो है उनके नाम से पहले हमेशा डाई, ट्राई, यानी कि अगर 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, अभी आपको हेक्सा बताया भी गया है, आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा 20, 30 आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर 6 तक है तो वहाँ पर इतना प्रयोग करेंगे, इसके अलावा 20 और 30 का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नामकरण के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऋणायन संकुल, यानी कि जो ऋणायन संकुल होता है, इस प्रकार के संकुल जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋणायन, यानी कि गुरु कोष्ठक में यहाँ पर क्या दिया गया, ऋणायन दिया गया। तो इसमें जो है पहले लिगैंड को नामांकित करते हैं और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को नामांकित किया जाता है,
और केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद जो यहाँ पर एट लगा देते हैं। यही आपको बताया गया है, जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया जाएगा तो उसका नाम बदल दिया जाएगा केंद्रीय परमाणु का, और उसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा, एट लगा देते हैं। तथा ऑक्सीकरण अवस्था जो है रोमन अंकों में कोष्ठक में संकुल के नाम से ठीक बाद जो है बिना जगह छोड़े लिख देते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, यानी कि धनायनिक तथा उदासीन संकुल। अभी आपको ये ऋणायनिक संकुल के लिए था, अब ध्यान दीजिए धनायनिक और उदासीन संकुल के लिए। इस प्रकार के संकुल जैसे कि यहाँ पर ये गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया, यहाँ पर भी ये धनायन है, यहाँ पर भी धनायन है, तो इसमें जो है पहले लिगैंड तथा बाद में जो है केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु का जो नाम है वो नहीं बदलेगा, इसमें जो है केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो ऋणायनिक संकुल होते हैं वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है वो बदल दिया जाता है, नाम के आगे एट लगा देते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, जो भी आपको ये बताया गया, अगर इसका नाम लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया वो ऋणायन है और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो धनायन है। तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिखना है, ये बताया गया, तो यहाँ पर है के, तो इसका नाम लिखेंगे आप पोटेशियम, यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम। इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको यहाँ पर धनायन का नाम लिख देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अब इसमें लिगैंड का नाम लिखना है, और यहाँ पर एक से अधिक लिगैंड है, इसलिए इनका नामकरण जो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अब आपको दिया गया था NH3, जिसका नामकरण आपको पहले करना है, तो इसका नाम क्या है, एमीन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका नामकरण क्या है, एमीन, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे एमीन, सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पर एमीन। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा लिगैंड प्रयोग करना है, BR, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो। इसकी संख्या क्या है, 3। 3 के लिए भी आपको बताया गया, हम लोग लिखते हैं 3 के लिए ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमिडो, ट्राई ब्रोमिडो, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है, इस पर +1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर PT, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, x मान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ब्रोमिडो, इस पर होता है -1, तो कितने हैं, 3, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3। इसके अलावा ध्यान दीजिए +NH3, ये उदासीन है, इस पर 0 बराबर 0, तो यहाँ पर जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, वो भी प्लस का, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया हो जाएगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदल देते हैं। तो ये है प्लेटिनम, तो यहाँ पर इसके नाम में हम लोग आगे 8 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। इससे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लेटिनेट। इस प्रकार से इसके नाम में आगे 8 जुड़ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में हम लोग बिना स्थान छोड़े जो है ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमिडो प्लेटिनेट सेकेंड। इस प्रकार से आप यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ तत्वों के जो है IUPAC नाम। सबसे पहले यहाँ पर जो संकुल यौगिक लिया गया है, जब इसका आप यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यूज हुआ है NH3। NH3 से हम लोग बोलते हैं एमीन, और यहाँ पर कितने एमीन है, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं डाई। तो यहाँ पर जब इसका आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे डाई एमीन। इस प्रकार से यहाँ पर पहले लिखेंगे आप डाई एमीन। इसके बाद ध्यान दीजिए Ag यूज हुआ है, Ag यानी कि सिल्वर, तो डाई एमीन सिल्वर। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं रोमन में, इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट आ जाएगी। किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये भी आपको पहले से बताया जा चुका है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, Cl, तो Cl के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका IUPAC नाम हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सेकेंड नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए
इसमें बाहर दिया गया K3, तो जो बाहर दिया जाता है यहाँ पर जो भी धनायन होता है इसकी हम लोग संख्या नहीं बताते हैं, केवल इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर है K यानी कि पोटेशियम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें पोटेशियम, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर Cn का होल 6 लिखा है, Cn यानी कि साइनो, 6 यानी कि हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा, इसके बाद हो जाएगा साइनो हेक्सा साइनो, यहाँ पर Cr यानी कि क्रोमेट, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे क्रोमेट, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी संख्या आप बताएंगे 3rd। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रोमन में लिखना है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट, इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 3rd, इसमें ध्यान दीजिए जो ये दिया गया है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ही दिया गया है सब, तो यहाँ पर है H2O जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वा, इसे बोला जाता है एक्वा। यहाँ पर 6 लगा है, इसका मतलब हेक्सा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया Cr जिसे बोलते हैं क्रोमियम, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम, और इसके बाद जो यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है यानी कि 3rd, इतनी हो जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है Cl यानी कि क्लोराइड, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, इसमें बाहर यहाँ पर आपको दिया गया है Na2, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Na2 दिया गया, तो केवल Na यानी कि सोडियम लिखना है, बाकी इसकी संख्या नहीं बतानी है आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम। इसके बाद ध्यान दीजिए सोडियम के बाद यहाँ पर Cn का होल 5 लिखा है, 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पेंटा, Cn यानी कि साइनो, तो पेंटा साइनो। इसके बाद ध्यान दीजिए साइनो के बाद यहाँ पर NO दिया है, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाइट्रोसिल, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोसिल। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर यूज हुआ है Fe यानी कि फेरेट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप यहाँ पर बताएंगे 3rd। इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3rd, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर Cr और ब्रैकेट में दिया गया CO का होल 6, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है होल 6, तो होल 6 के लिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का मतलब यहाँ पर हेक्सा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें हेक्सा, इस प्रकार से ये हो जाएगा हेक्सा। इसके बाद यूज हुआ है CO जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें कार्बोनिल, तो हेक्सा कार्बोनिल। इसके बाद Cr यानी कि क्रोमियम, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हो जाएगी 0, तो ये बन जाएगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए H2O जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वा, होल 6 दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, यहाँ पर Fe दिया गया है यानी कि आयरन, तो यहाँ पर हो जाएगा आयरन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 3rd, तो इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे आप आयरन 3rd। और यहाँ पर दिया गया Cl यानी कि इसके लिए आप यूज करेंगे क्लोराइड, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोराइड, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड, इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया है Pt, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्रैकेट में दिया गया है NH3 का होल 4, यहाँ पर जो यूज हुआ है इसमें है NH3 का होल 4, इसके बाद है Br2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 आया है, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे टेट्रा। इसके बाद NH3 का मतलब एमीन, तो टेट्रा एमीन, और इसके बाद Br2 है, 2 के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई ब्रोमो। इसके बाद Pt यानी कि प्लेटिनम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें
प्लेटिनम, यहाँ पर हो गया प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4, और इसके बाद बाहर दिया गया Cl, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा टेट्राएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया यहाँ पर NO3 का होल 5, इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ Cl, ये सिंगल दिया है, तो इससे आप यहाँ पर लिखेंगे मोनो क्लोरो, तो ये हो जाएगा मोनो क्लोरो। इसके बाद ध्यान दीजिए NO3 का होल 5 है, 5 के लिए यूज करते हैं पेंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटा नाइट्रेटो, पेंटा नाइट्रेटो। इस प्रकार से इतना लिखेंगे। इसके अलावा CO यानी कि कोबाल्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोबाल्ट, और इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या यूज करेंगे आप यहाँ पर 3rd, इस प्रकार से। और इसके बाद लास्ट में ध्यान दीजिए SO4 दिया गया है, तो इससे आप यहाँ पर लिखेंगे सल्फेट। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा सल्फेट। तो ये बना मोनो क्लोरो पेंटा नाइट्रेटो कोबाल्ट 3rd सल्फेट। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसका नाम लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया आपको PT, और ब्रैकेट में लिखा है NH3 का होल 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्सा, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा। इसके बाद NH3 का मतलब एमीन, तो हेक्सा एमीन। PT के लिए प्लेटिनम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम, इस प्रकार से। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर यूज की जाएगी 4, इस प्रकार से। और लास्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोराइड, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फिर हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। इस प्रकार से यहाँ पर इसका नाम लिखा जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर बाहर दिया गया K3, तो ये धनायन है, यहाँ पर इसकी संख्या नहीं बतानी है, केवल K दिया गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है C2O4 का होल थ्राइस, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राई ऑक्सलेटो, 3 के लिए ट्राई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है ट्राई ऑक्सलेटो। इसके बाद Al यानी कि एल्यूमिनेट, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे एल्यूमिनेट। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा एल्यूमिनेट, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी 3rd। इस प्रकार यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3rd। इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लास्ट में यहाँ पर दिया गया है PT, और ब्रैकेट में है NH3 का होल ट्वाइस, और इसके बाद है Cl2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डाई। NH3 का मतलब एमीन, तो डाई एमीन, इस प्रकार से इतना लिखेंगे डाई एमीन। इसके बाद ध्यान दीजिए Cl2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 के लिए डाई, Cl का मतलब क्लोरो, तो डाई क्लोरो। इसके बाद ध्यान दीजिए PT यानी कि प्लेटिनम, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम, इस प्रकार से ये हो जाएगा प्लेटिनम, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखेंगे 2nd, तो ये हो जाएगा डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम। इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।